नमस्कार। स्वागत है आपका शकुंतला म्यूजिक हाउस में। बैठो बेटा। बड़े दिनों से आप लोगों की संगीत की थ्योरी की क्लास नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि सब जन्माष्टमी के रंग में रंगे हुए थे ना बेटा। हाँ जी मैम जी। तो आज से फिर हम उसी को शुरू करते हैं, ताकि हमें साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, ओके। आज जितना हमने अभी तक पढ़ा है, संगीत क्या है, संगीत में कितने स्वर हैं, जिन्हें हम शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि यस और नो में आते हैं। कैन यू बिलीव कि अब जो क्वेश्चंस आते हैं, अब वो यस और नो में भी आते हैं, शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। ठीक है, तो उन फिल इन द ब्लैंक्स को भी हम किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं? जब हमें थ्योरी सारी पता होगी तभी तो हम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल है, संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश है। यस, संगीत किसे कहते हैं? गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को हम संगीत कहते हैं, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत में संगीत की कितनी पद्धतियां होती हैं? 2। संगीत की आप सबको याद होगा, हमने तब भी बताया था, संगीत की 2 पद्धतियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं पलुस्कर पद्धति या भातखंडे पद्धति। संगीत की कितनी पद्धतियां होती है? 2। जिसे हम, जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है, जिसे हम भातखंडे पद्धति भी बोलते हैं, और जो पलुस्कर पद्धति है, जिसे हम दक्षिणी संगीत पद्धति भी बोलते हैं, कर्नाटक संगीत पद्धति भी बोलते हैं। याद आ रहा है बेटा कुछ? हाँ जी हाँ जी। पक्का? ये सब आपको ऐसा याद रखना टिप्स पर, कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना। केवल आजकल जो इतने जॉब्स के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पेपर आते हैं। अभी आपने मुझे बताया आपके 10th में म्यूजिक का पेपर, म्यूजिक का क्वेश्चन आया था ना 10th के बोर्ड में। क्या क्वेश्चन था बताओ? तार सप्तक किसे कहते हैं? देखिए, एक बच्चा है, ही इज इन 11th राइट नाउ, बट उसका जो 10th के बोर्ड में जो एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आया था हिंदी में, हिंदी में, हाँ जी। कि तार सप्तक किसे कहते हैं। अब ये बच्चा अगर म्यूजिक के बारे में नहीं जानते तुम, तो उसे कैसे लिखते कि तार सप्तक हाई पिच होता है? मैम वो भी सही और गलत के उसमें आया था। सही और राइट और रॉन्ग में आया था कि बताइए तार सप्तक क्या है। क्या है पूछा था, या तार सप्तक क्या क्या लिखा था, क्या क्वेश्चन? तार सप्तक किसे कहते हैं और उसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे, सही 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 पे राइट लगाना था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से अगर हम हर चीज को समझ के चलेंगे तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान रखिए। सप्तक कितने होते हैं, इसी बात पे आ गया एक क्वेश्चन। हाउ मेनी पिच? तो पिच कितने होते हैं? देयर आर 3 पिच। नंबर 1 इज, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मंद्र सप्तक, लो पिच, जिसमें स्वरों के नीचे डॉट होती है। नंबर 2 इज मध्य सप्तक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिडल पिच। ओके, इसके ऊपर कोई निशान नहीं होता। फिर आता है तार सप्तक, जिसे हम कहते हैं हाई पिच, स्वर के ऊपर बिंदी होती है। अब मैंने बोला आपको कि मध्य सप्तक हम बजा रहे हैं तो कोई निशान नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कोई मेजर स्वर के ऊपर कोई निशान नहीं है, लेकिन माइनर स्वर हुआ तो उसके नीचे लाइन आती है, डैश आता है ना कोमल स्वरों के नीचे, और अगर तीव्र है तो खड़ी रेखा आती है। ठीक है, ओके। अभी हमने समझा संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य को, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। भारत की संगीत की 2 पद्धतियां, दक्षिणी संगीत पद्धति है ना, जिसे हम कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं, दूसरी हिंदुस्तानी संगीत। ठीक है, ओके। प्रथम संगीत पद्धति का नाम हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत पद्धति है, और दूसरी पद्धति का नाम है दक्षिणी संगीत पद्धति या कर्नाटक संगीत पद्धति, जिसे हम कर्नाटक संगीत पद्धति को हम पलुस्कर पद्धति भी कहते हैं ना। ओके, और पहले वाली पद्धति को हम भातखंडे पद्धति भी कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भी मुख्यतः 2 स्वर लिपियां मानी जाती हैं। यस, बिल्कुल मानी जाती हैं। पहली स्वर लिपि पद्धति का नाम है विष्णु दिगंबर भातखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, देखिए, पहली स्वर लिपि पद्धति का नाम विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि, और दूसरी का नाम विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति। और हम जो सब नॉर्थ इंडिया में जितना पढ़ते हैं वो पढ़ी जाती है भातखंडे पद्धति। कर्नाटक में, दक्षिण में जो पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाती है कौन सी? पलुस्कर पद्धति। ओके, भातखंडे पद्धति में स्वम के लिए हम ताल के नीचे क्या लगाते हैं? क्रॉस। सब जब भी सपोज हमने बजाई 3 ताल, पहला क्या है, जहां पे भी पहली मात्रा आएगी
वहां पे हम सम लेते हैं। पहले आपने भी देखा होगा, जब भी हम कोई भी ताल लिखते हैं, ताल के नीचे पहले नंबर पे कोई भी ताल हो, उसके नीचे क्रॉस होता है। क्रॉस का मतलब होता है सम, जिसे हम कहते हैं, सम का मतलब होता है शुरुआत। और अगर हमें हाथ पे दिखाना है तो पहली ताली, समझ गए? जैसे सपोज अगर हम 3 ताल कर रहे हैं इसी के, देखिए हर शब्द में से कोई ना कोई क्वेश्चन निकलता है ना। अब यहाँ पे सम की बात आई तो सम से रिलेटेड है ताल, सम से रिलेटेड है ताल। तो सबसे पहले आज एक छोटी सी ताल समझते हैं, कौन सी? 6 मात्रा की ताल आपकी, ताल दादरा। तो क्या बोल है, अगर हम हाथ में देखें तो धा धिन ना, धा तिन ना, धा, आया ना। तो पहली मात्रा पे ताली, चौथी मात्रा खाली। जो भी हमारा खाली का पोर्शन होता है, जो ब्लॉक होता है, वो खाली की तरफ आके उसमें संख्या भी दूसरे हाथ पे दी जाती है खाली ब्लॉक के लिए। तो जब भी हम ताल का अंत करें, वापस 1 पे आए। क्या करें? 1 पे आना है। ठीक है, समझ गए? सम के लिए हम क्रॉस लगाते हैं और खाली के लिए क्या लगाते हैं? 0। और जहां पे और अदर जो विभाग होते हैं, वहां पे हमें ताली देने के लिए 2 3 4 इस तरीके से देना होता है। ठीक है ना बेटा? भातखंडे स्वर लिपि में कोमल स्वर चिन्हों के लिए स्वर के नीचे लाइन लगाई जाती है ना। खड़ी रेखा और तीव्र चिन्ह के लिए स्वर के ऊपर लाइन लगाई जाती है। ये सब मेरे प्यारे बच्चों, ये हम बोर्ड पे भी पढ़ चुके हैं, आपने भी देखा होगा बेटा, है ना? देखते रहते हैं आप लोग, वेरी गुड। तो बार बार अगर हम किसी चीज को समझेंगे तो वो हमारे इस हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। और जब सेव हो जाएगा, कभी उड़ेगा ही नहीं, कभी बुक की जरूरत ही नहीं हमें, है या नहीं? ठीक है। और जहां पे भी उस आंसर की जरूरत हो, हमारे इसमें से है, एकदम से हमने उसमें ध्यान लगाया और वो आंसर बाहर आ गया। ठीक है, ओके। भातखंडे स्वर लिपि में तार सप्तक के लिए हम कैसे स्वर लिखते हैं? अगर हमें रे लिखना है तार सप्तक का, तो हम क्या करेंगे? रा और उसके स्वर के ऊपर बिंदी आएगी हाई पिच के लिए। और भातखंडे पद्धति में हमने लो पिच का अगर नी लिखना है तो क्या करना है? नी के नीचे डॉट आएगा। समझ गया बेटा? भातखंडे स्वर लिपि में एक मात्रा में 2 स्वर अगर हमें लिखने हो तो नीचे इस तरीके से आधा चंद्रमा दिखाया जाता है। ठीक है, ओके। अब नाद किसे कहते हैं? क्या किसी भी ध्वनि को नाद कहते हैं? नहीं, संगीत में मधुर ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। कोई भी हर प्रकार की ध्वनि को हम नाद में शामिल, संगीत में शामिल नहीं कर सकते। संगीत का आधार कौन सा नाद है? संगीत का आधार हम तभी जानेंगे जब हमें पता होगा कि नाद होते कितने हैं। प्यारे बच्चों, नाद 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक होता है आहद नाद, एक होता है अनाहद नाद। आहद नाद वो नाद होता है जो 2 चीजों के आघात से हुआ। ढोलक बजी, तबले पे हाथ मारा, टेबल पे हाथ मारा, हारमोनियम को बजाया, 2 चीजें काम कर रही, दैट इज आहद नाद। जो किसी चीज में 2 चीजें मिल के कर रही है, दैट इज आहद नाद। अनाहद नाद से तात्पर्य उस नाद से है, पुरातन समय में कई ऋषि मुनि दूर दूर पहाड़ों पे जाके पूजा प्रार्थना करते थे ना, बड़ी तपस्या करते थे, तो वो मन ही मन ईश्वर को पुकारते थे। आपको पता है वो तपस्या अभी भी होती है। कई बार हम अपने हृदय में भगवान का नाम ले रहे होते हैं, उसे हमारे सिवा और कोई नहीं सुनता है तो वो ईश्वर। ये वो नाद है, अनाहद नाद, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसकी ध्वनि हमारे कानों तक आ सकती है, लेकिन बाहरी रूप से जो भी हमारे पास है उनको नहीं सुनाई देगी, दैट इज अनाहद नाद। क्या होगा? तो नाद कितने हुए? आहद नाद, अनाहद नाद। समझ गया? आधार, अब संगीत का आधार क्या है? अब हम चुपचाप बैठे रहे और हम संगीत की क्लास में, तो वो संगीत तो होएगी नहीं, क्योंकि अनाहद नाद तो संगीत का आधार है ही नहीं। संगीत का आधार है आहद नाद। क्या है? ध्यान रखना इस चीज को, ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। संगीत का आधार क्या है? चाहे आप 6th ईयर में हो, चाहे 5th में, चाहे 7th, चाहे 8th ईयर में हो,
संगीत का आधार आहद नाद है। ठीक है, नाद के कितने प्रकार हैं? अभी अभी हमने देखे नाद 2 प्रकार के होते हैं, आहद नाद, अनाहद नाद। नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं आपने देखा होगा, बड़े अच्छे तरीके से मुंह से बोलिए, मुझे दिखाइए मत। 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नाद का ऊंचा नीचा होना, नाद का बड़ा या छोटा होना, नाद की जाति अथवा गुण। इसका मतलब आपको कुछ कुछ तो याद है, और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं शायद उन्हें भी याद होगा थोड़ा थोड़ा तो। ठीक है, संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? मैंने बताया था जब हम नाद पढ़ रहे थे, तो जो नाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आंदोलन से। जो तार का जो कंपन होता है उसे कहते हैं आंदोलन। क्या कहते हैं? आंदोलन। ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं, अर्थात कितने 22 स्वर होते हैं? 22 श्रुतियां। एक सप्तक में, सप्तक पूछ रही हूँ मैं, सप्तक 7। टोटल 22 श्रुतियां होती हैं। ठीक है, अभी तूने ऐसे क्यों किया? मैं पहले 22 बोला था। श्रुतियां होती, जहां पे श्रुतियां शब्द आए ना, वहां पे आप आंखें बंद करके बोल दो 22। अभी तूने बोला, वेरी गुड। ठीक है, दिस इज द वे टू डिफाइन यू, कि आपको सचमुच याद है कि नहीं, आप तुक्का मार रहे हो कि मैं 22 बोल रहा हूं। फिर तूने एकदम से बोला 7। 7 तो होते हैं, वो शुद्ध स्वर होते हैं। अगर सप्तक में पूछा जाए बच्चों कि एक सप्तक में स्वर कितने होते हैं, जिसे संगीत का पता है वो कहेंगे 12 स्वर, जिसे नहीं पता वो कहेंगे सप्त माने 7। एवरीबडी विल से 7 नोट्स होते हैं जी। नो, 7 स्वर जो होते हैं वो शुद्ध स्वर होते हैं, 4 स्वर जो होते हैं कोमल स्वर होते हैं, और 1 स्वर होता है तीव्र। ठीक है, और श्रुतियां जो होती हैं हर इंसान के गले में, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, मेल हो, फीमेल हो, हर किसी के गले में कितनी श्रुतियां होती है? 22। 12 बीच की। अगर हम लो पिच में प्रैक्टिस करें, मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में दिखाया था, बोर्ड पे लिख के दिखाया था, अगर हम किसी गाने का रियाज कर रहे हैं तो हमारा गला नीचे 5 स्वरों तक गया, 12 स्वर बीच के लिए, और अगर रियाज करके हम हाई पिच के भी 5 स्वरों तक गए, तो 5 5 10, बीच के 12, 22 हो गए टोटल। तो श्रुतियां कुल होती हैं 22, ना केवल भातखंडे पद्धति में, अपितु पलुस्कर में, अपितु पूरे विश्व में श्रुतियां 22 ही होती हैं। समझ गए बेटा? एक सप्तक में शुद्ध स्वर कितने होते हैं? अभी अभी मैंने बताया 7 होते हैं। कोमल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तीव्र कितने होते हैं? 1। ठीक है, ओके। कौन कौन से स्वर कोमल होते हैं? कोमल रे, देखिए सुनिए, को बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। स्वर कोमल कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कोमल स्वर से तात्पर्य वो स्वरों से है जो अपने शुद्ध जो स्वर है उनसे थोड़ा सा नीचे उतरे हुए, उनसे थोड़ा सा नीचे उतरे हुए स्वर क्या कहलाते हैं? कोमल। दूसरा आप इसे कह सकते हैं ऐसे स्वर जो कि जल की तरह है, जो कहीं रुकते नहीं है। सा के बाद आपने अगला बटन देखा कोमल रे का, फिर देखा शुद्ध रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा, फिर आया माँ, उसके बाद आया तीव्र माँ, फिर आया पा। सा और पा सदैव शुद्ध रहते हैं, सा और पा का कभी कोई कोमल और तीव्र नहीं होता। फिर आया कोमल धा, फिर आया शुद्ध धा, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी, फिर हाई पिच का सा। समझ गए? तो 4 स्वर कोमल होते हैं। ठीक है, रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी। शायद मैं कुछ ज्यादा तेज जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, है ना? मैं आराम से बोलने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं कहीं बच्चों समझ आ रहा है बच्चों? हाँ जी मैम जी। चलिए, तीव्र कितने स्वर होते हैं हमारे सप्तक में? तीव्र 1 स्वर होता क्या है। 2 होते हैं, क्या 5 होते हैं, क्या 1 होता है, क्या 4? एक होता है तीव्र एक माँ। होता है तीव्र माँ। ठीक है, कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? अचल स्वर से तात्पर्य, एक होते हैं चल स्वर जो सदैव चलते रहते हैं, और अचल होते हैं जो अपनी जगह पे स्थिर हैं, उन्हें कोई नहीं हिला सकता, उन्हें कहते हैं अचल स्वर। सा और पा। सा को कोई कहे कोमल सा, नो, मना कर दीजिए, नहीं जी होता ही नहीं। कोई कहे तीव्र सा, नो। कोमल पा दबाओ, नहीं होता, शुद्ध पा ही होता है।
तीव्र पा नहीं होता। तो अचल स्वर से तात्पर्य उन स्वरों से हैं जो अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, ना उनका कोई कोमल स्वरूप होता है, ना तीव्र स्वरूप होता है। ओके बेटा, ठीक है। तो सा और पा अचल स्वर। अब चल स्वर क्या होते हैं? चल, जैसा कि शब्द से ही समझा जा रहा है। चल मतलब चलना, जो कहीं रुकते नहीं है। रे कोमल भी है, चल में आया और शुद्ध में भी है। रे रे, गा गा, माँ भी है, माँ भी है। चल स्वर वो होते हैं जो कहीं रुकते नहीं है। तो माँ भी दो हो गए, पहले शुद्ध है फिर तीव्र, धा धा नी नी। ओके, ये हो गए चल स्वर। लेकिन अगर पूछा गया कि कोमल स्वर कौन से है, तो आपको रेगा धानी बताना पड़ेगा, वहां पे आपको तीव्र नहीं बताना। लेकिन जब पूछा जाए विकृत स्वर किसे कहते हैं, विकृत से तात्पर्य शुद्ध की अपेक्षा जो अन्य स्वर है वो विकृत कहलाते हैं। तो वहां पे उसका आंसर होगा विकृत स्वर इक्वल टू कोमल प्लस तीव्र। कोमल के 4 स्वर आ गए और तीव्र का 1 स्वर आ गया। ठीक है ना। ये हम शॉर्ट में अपनी थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं, है ना। इस शॉर्ट में आप सुनेंगे, आप उसे बुक में पढ़ेंगे, आपके यहाँ पे सेव होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको आंसर पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्यों, ये तो हमने सुना है। ठीक है ना। ओके, तीनों सप्तक के नाम क्या हैं? अभी मैंने बताया था। मंद्र मतलब लो, मध्य माने मिडल, तार माने हाई, दैट मीन्स लो पिच, मिडल पिच एंड हाई पिच। ओके, ठीक है। किसी भी राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं? मैंने बताया था राग से तात्पर्य कम से कम 5, अधिक से अधिक 7 सुंदर स्वरों की रचना राग कहलाती है। तो क्वेश्चन क्या मिला? कम से कम कितने हुए स्वर राग में? 5। दूसरा क्वेश्चन है अधिक से अधिक कितने होते हैं? 7। ठीक है। राग की जातियां देखिए, जब हमने कहा कि राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 सुंदर स्वरों की रचना, ये कहा ना हमने। अब 5 और 7 के बीच में 6 भी आता है ना। तो जैसे हमारी और आपकी जातियां होती हैं ना, हमारी और आपकी जातियां। कोई शर्मा है, कोई पंडित है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई दत्त है, जैसे हम दत्त हो गए, ठीक है ना। आप शर्मा जी हो गए, कोई झा साहब हो गए, कोई कुछ हो गए, ठीक है। ये तो हो गई हमारी जातियां। लेकिन स्वरों की जो जातियां होती हैं, जो राग की जो जातियां होती हैं, राग की जातियों से तात्पर्य राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या से होता है। क्या होता है? राग की जाति से तात्पर्य कि राग की जाति कैसे पहचानेंगे हम? राग की जाति हम पहचानेंगे कि राग में हमने स्वर कितने प्रयोग किए हैं। क्या 5 प्रयोग किए हैं, क्या 6 प्रयोग किए हैं, या फिर हमने 7 प्रयोग किए हैं? क्योंकि इससे ज्यादा कोई के राग 8 स्वर का? नो, नहीं। कम से कम 5, अधिक से अधिक 7, तो उसमें 6 भी आ गया ना। ठीक है। अब देखिए राग की, यह आ गया हमारा क्वेश्चन था, किसी भी राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं, अधिक से अधिक कितने, हो गया। अब नेक्स्ट है राग की कुल कितनी जातियां हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जाति है क्या। अभी हमने बताया 5, 6, 7, ठीक है। संगीत में हम 5 को कहते हैं औढव। क्या बोलते हैं? औढव। 6 को हम कहते हैं षाडव, 7 को हम कहते हैं संपूर्ण। तो राग की मुख्यतः मेन 3 जातियां होती हैं। वैसे 12 होती है। नो, यू आर रॉन्ग। 12 जातियां नहीं होती मेरे बच्चे, ध्यान दो, ध्यान से समझो। राग की मुख्यतः जाति हुई, पहली जाति हुई औढव जाति। अब ध्यान देना, औढव जाति के अंदर भी 3 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार। ठीक है, अब याद आ गया? अब मुझे इशारा करके बता रहे मैडम जी, 9। हर जाति के अंदर 3 प्रकार होते हैं। औढव में 5 मतलब औढव, 5-6 मतलब औढव षाडव, 5-7 मतलब औढव संपूर्ण। ये मैंने औढव षाडव संपूर्ण बोला, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार समझिए। जैसे हमने बोला औढव, तो जो पहला शब्द आया, उस पहले शब्द से तात्पर्य आरोहों की संख्या से है। किससे तात्पर्य है? आरोह की। और जो दूसरी हमने बोली 5-5 मतलब औढव,
तो जो दूसरा 5 आया है उससे तात्पर्य अवरोहों की संख्या से है। ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप ये छोटी छोटी चीजें सीख जाएंगे तब हमें राग की डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, राग की डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी। तो ओढ़व की 3 जातियां हो गई, शाडव की 3 6 6 6 5 6 7 और संपूर्ण की 3 7 7 7 6 7 5। ठीक है, तो अब तो नहीं भूलेगा नहीं। पक्का। कितनी होती है कुल जातियां? कुल होती है 9, मुख्यतः होती है 3। 3 into 3 equal to 9। ओके, अंडरस्टूड। राग की कुल जातियां होती हैं 9, मुख्यतः 3 होती हैं। समझ गए? हाँ जी। ठीक है। राग के सबसे मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? वादी स्वर। क्या कहा जाता है? वादी वादी। ऐसा स्वर जो राग में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है उसे हम वादी स्वर कहते हैं। अनुवादी स्वर क्या होता है? एक होता है वादी, एक होता है जो सबसे कम प्रयोग हो रहा है। नो 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 नो, एक होता है वादी जो सबसे ज्यादा, फिर होता है समवादी। समवादी मतलब वादी की अपेक्षा कम परंतु अन्य स्वरों की अपेक्षा ज्यादा, उसे कहते हैं समवादी। मतलब सेम वादी की तरह है लेकिन वादी से थोड़ा सा कम है। फिर होते हैं अनुवादी स्वर, मतलब वादी और समवादी के अलावा जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं, जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं, वो होते हैं अनुवादी। और ऐसा स्वर विवादी स्वर होता है जिसके लगाने से राग का स्वरूप बिगड़ जाए, विवादी स्वर। ठीक है। और एक होता है वर्जित जो नहीं लगेगा, जो जैसे सपोज राग भैरव है उसमें माँ और नी वर्जित है, वो नहीं लगेगा, तो वहां पे माँ और नी वर्ज्य हो गया। देखा हमने स्वर कितने? वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर, वर्जित स्वर। देखिए स्वर ही तो है, कितने सारे स्वर हैं। तो मेरे ख्याल से आज ये छोटा सा मैटर आपको, बहुत बड़ा मैटर है ये जो हमने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि इसे आगे भी शेयर कीजिए ताकि संगीत जो सीखना चाहते हैं बच्चे वो इसे सुनकर कुछ लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, ओके, चलिए हम कल फिर मिलते हैं। मेरा गला आजकल थोड़ा सा ठीक नहीं है कल कोशिश रहेगी और अच्छा करने की। ठीक है।